चाहिए, वो उसके ऊपर देखना चाहता है कि भाई नहीं मैं एक बार और देखूं, समझ में नहीं बैठ रहा है तो वो उस पर चेक कर लेगा एक बार। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आगे। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात की थी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत ऋणता के बारे में। ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता होता क्या है? क्या है विद्युत ऋणता? तो नोट और इसके अंदर परमाणु की, ऐसे देखो, अणु में उपस्थित परमाणु की साझित इलेक्ट्रॉन युग्मों को, अणु में उपस्थित परमाणु की साझित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है भाई, क्या है विद्युत ऋणता? ये मान लो मेरे पास अणु है ए और बी, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। अब ये जो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता। ए परमाणु जो है वो चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाऊं, बी चाहेगा कि मैं इनको अपनी तरफ ले जाऊं। क्यों चाहेगा? क्योंकि इनके अंदर नाभिक है और नाभिक पे धनावेश होता है। तो जिस नाभिक के धनावेश का आकर्षण बल ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन उसी तरफ चले जाते हैं। तो परमाणु जो होता है उसकी साझित इलेक्ट्रॉन युग्मों को जो आकर्षित करने की प्रवृत्ति है, उस आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, तो साझित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट नोट किया है, किसी अणु में परमाणु की इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे हम विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखिए इसके अंदर विद्युत ऋणता मापने के कई मापक्रम है। विद्युत ऋणता मापने के कई मापक्रम हैं जो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। परंतु इनमें से पॉलिंग मापक्रम सबसे महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर कुछ तत्वों की विद्युत ऋणताएं निर्धारित की गई हैं। फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0, क्लोरीन 3.0। ये जो 4 तत्व हैं, ये क्या अपने पास उच्चतम विद्युत ऋणता वाले तत्व हैं। तो ये जो इनकी विद्युत ऋणता है वो किसके बेस पे निकाली गई है? पॉलिंग मापक्रम के बेस पे निकाली अपन ने। ठीक है ना, और भी तत्वों की है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, कार्बन की भी अपने पास लगभग इतनी होती है, 2.25 के आसपास होती है। ठीक है, तो सभी तत्वों के लिए अलग अलग विद्युत ऋणताएं ज्ञात की गई हैं, बट अपन यहाँ पर केवल 4 मेन इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन चाहो तो लिख लो, हाइड्रोजन का विद्युत ऋणता होती है 2.1 और कार्बन का होता है लगभग 2.5 के आसपास। ठीक है ना, फिर आगे लिखिए, विद्युत ऋणता अणु का गुण है
न कि परमाणु का। विद्युत ऋणता अणु का गुण है, न कि परमाणु का। अतः किसी परमाणु की अणु में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति उससे बंधित परमाणु पर निर्भर करती है। ठीक है, ये अपन ने मापक्रम के आधार विद्युत ऋणता निकाल ली, लेकिन वैसे विद्युत ऋणताएं जो है वो फिक्स नहीं होती, निर्धारित नहीं होती, क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जब बंधित है तो जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो है वो किस पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो दूसरा परमाणु कौन सा है, मान लो एक जगह मैंने परमाणु लिखा हाइड्रोजन और फ्लोरीन, और दूसरी जगह मैंने लिख दिया सोडियम और फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 है, फ्लोरीन के अपन ने कह दिया 4 है भाई, और यहाँ पर सोडियम की विद्युत ऋणता बहुत कम होगी क्योंकि धातु है अपने पास। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अणु में दूसरा जो परमाणु है उस पर निर्भर करती है कि उस परमाणु की विद्युत ऋणता कितनी है, उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति कितनी है, उस पर विद्युत ऋणता का मान निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट है अपने पास नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश लिखिए, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। क्यों भाई विद्युत ऋणता क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक में जो धनावेश है वो सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ प्रबलता से आकर्षित करेगा। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है क्योंकि बंधित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। सेकंड पॉइंट, परमाणुीय आकार। परमाणुीय आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता घटती है। परमाणुीय आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता घटती है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर परमाणुीय आकार बढ़ेगा तो नाभिक की दूरी बढ़ेगी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों से। ठीक है, और नाभिक की अगर दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों के साथ तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो परमाणुीय आकार बढ़ने पर नाभिकीय आकर्षण का मान कम हो जाता है, इसलिए विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है? कमी होती है। तो लिख लो इसके अंदर, परमाणुीय आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता घटती है। विद्युत ऋणता घटती है क्योंकि बंधित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण घटता है। नाभिक का आकर्षण घटता है। ठीक है, तो बाकी दो कारक वही है, परिलक्षित प्रभाव से भी आकार बढ़ेगा, विद्युत ऋणता घटेगी। कोश की संख्या से भी परमाणु आकार बढ़ेगा और विद्युत ऋणता घटेगी। तो ये सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं? परमाणु आकार पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बाकी दोनों जो फैक्टर है उसको केवल लिखना चाहो तो लिख लो, मैं लिखा देता हूं, पर उसकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे अपन? परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणुीय आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता
घट जाएगी, ठीक है ना। चौथा कारक है अपने पास ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है। विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है भाई, कि जो तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करता है तो उसमें धनावेश आता है, तो वो अपने पास जो धनावेश आवेश आ रहा है वही अपने पास क्या होती है कि ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ेगा, जितना ज्यादा धनावेश का मान बढ़ेगा, उतना नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है। अगर अपन ये कहें कि O2 माइनस O और O प्लस तीनों में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो अपन क्या कहेंगे कि O प्लस की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण अंक -2 है, इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, इसका ऑक्सीकरण कितना है +1 है। तो ऑक्सीकरण अंक के मान में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, इसलिए विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है वृद्धि होती है। तो ध्यान रखना कि अगर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मान, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था सामने धनात्मक ही बोलते हैं अपन, तो अगर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ेगा तब तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी, और अगर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ता है तो विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, कम होगी। कैसे, मान लो मैं से कहा कि O2 माइनस और O माइनस दोनों में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो सीधी सी बात है O माइनस की ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक आवेश ज्यादा है, इसमें ऋणात्मक आवेश कम है। तो हमेशा क्या देखना है कि धनात्मक आवेश तो बढ़ना चाहिए और ऋणात्मक आवेश करना चाहिए कम होना चाहिए, तब तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी, ठीक है। वैसे ही बता सकते हो, जितना ज्यादा ऋणावेश होगा परमाणु आकार उतना बड़ा होगा, नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास ऑक्सीकरण अवस्था का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो संकरण अवस्था। देखो वैसे संकरण पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास, अगला चैप्टर जो आता है उसमें आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पॉइंट आ गया कि संकरण अवस्था जो होती है उस पर भी विद्युत ऋणता का मान निर्भर करता है। अब जैसे कार्बन जो होता है, यहाँ पर मेनली 3 संकरण अवस्था की बात करें। कार्बन जो होता है, अगर आप लोग पढ़ गए हो 10th के अंदर, अगर एथेन के रूप में होगा कार्बन, तो कार्बन पे संकरण कौन सा होता है sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो संकरण क्या होता है sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो संकरण होता है sp। संकरण क्या होता है इस बात देखेंगे अपन 4th चैप्टर में, है ना। अभी बस इतना ध्यान रखो कि sp संकरण की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2 की होती है, और सबसे कम किसकी होती है sp3 की होती है, ठीक है। संकरण की अगर बात करें तो sp संकरण जो होता है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है और sp3 की सबसे कम होती है। sp संकरण किसमें होगा, जिनमें त्रिबंध पाया जाता है उनमें sp संकरण होता है, सामान्यतः कार्बन कार्बन त्रिबंध है तो उसमें sp संकरण होगा, द्विबंध है तो sp2 संकरण होगा, और एकल बंध है तो sp3 संकरण होता है, ठीक है ना। तो बात ये आगे अपने पास वही कि अगर अपने पास सिर्फ sp संकरण होगा तो विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक फैक्टर और है, S के प्रतिशत लक्षण, S के प्रतिशत लक्षण। तो S के प्रतिशत लक्षण अगर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है। S के प्रतिशत लक्षण का मतलब भी यही है जो संकरण है भाई, अपने पास sp संकरण है, यानी एक S और एक p कक्षक मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 sp कक्षक बना रहे हैं। तो इसमें S का कितना प्रतिशत है, 50% S का, 50% क्या है p है। sp2 जो होता है उसमें क्या होगा, ये sp2 है तो उसमें एक S है और 2 p कक्षक है, अभी बना ना sp2, तो यहाँ पर S का प्रतिशत कितना रह गया 33% और 67% किसका है p का। sp3 है, एक S है और 3 p है, तो अब S का प्रतिशत कितना रह गया 25%, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो संकरण है उसमें sp संकरण की विद्युत ऋणता ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें s के 50% लक्षण होते हैं, यानी दो कक्षण है, एक s पर एक p का, दोनों मिलके sp बना रहे हैं, तो उसमें s का प्रतिशत कितना है? 50% है। तो s के प्रतिशत लक्षण बढ़ेंगे तो विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब बात यह आई कि s के प्रतिशत लक्षण बढ़ने पर विद्युत ऋणता क्यों बढ़ती है? क्योंकि s कक्षक जो होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और s कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए s कक्षक नाभिक के सबसे अधिक समीप पाए जाते हैं, और नाभिक के सबसे अधिक समीप होने के कारण इन पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है? अधिक होता है। तो जिन परमाणुओं में, जिन यौगिकों में s के प्रतिशत लक्षण अधिक होंगे उन पर नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, और नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, इसे विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है। इसे हम भेदन क्षमता भी बोलते हैं। भेदन क्षमता, s कक्षक की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। भेदन क्षमता ज्यादा का मतलब क्योंकि ये नाभिक के सबसे समीप होता है, तो s कक्षक की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी, तो ये नाभिक के समीप होता है, इस पर आकर्षण बल अधिक लगता है। तुम देख सकते हो, देखो तुम, हमने क्या लिखा था इलेक्ट्रिक विन्यास? पहले 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, फिर 3p में आएगा। उसके बाद हमने क्या कहा कि पहले 4s में आएगा, फिर 3d में जाएगा। क्यों? क्योंकि s की भेदन क्षमता ज्यादा है, और s की भेदन क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए s कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, और नाभिक के समीप होंगे उनमें नाभिक का आकर्षण बल अधिक लगता है, और आकर्षण अधिक होता है, इसलिए विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो s के प्रतिशत लक्षण अधिक होने के कारण उनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, क्योंकि s कक्षक नाभिक के अधिक समीप होते हैं और नाभिक का आकर्षण जो है वो अधिक लगता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्रभावित करने वाले कारक। अब अगर आवर्तिता की बात करें तो भाई विद्युत ऋणता के अंदर कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सा है विद्युत ऋणता। क्या है विद्युत ऋणता? आवर्तिता की बात करें अपन तो विद्युत ऋणता में आवर्तिता बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, और यही कारण है कि जो हैलोजन होते हैं, अतः हैलोजन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, तो हैलोजन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणता होता है। अब बात क्या है कि सर अपवाद तो था ही नहीं, फिर अपने अक्रिय गैस तो ली नहीं, यहाँ पर अक्रिय गैस क्यों नहीं ली भाई? अक्रिय गैस सबसे लास्ट में आता है तो उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अक्रिय गैसें जो होती हैं, अक्रिय गैसों में विद्युत ऋणता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि विद्युत ऋणता अणुओं का गुण है, ना कि परमाणुओं का, और अक्रिय गैसें जो होती हैं वो अणु का निर्माण नहीं करती हैं। अक्रिय गैसें अणु का निर्माण नहीं करती हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार की विद्युत ऋणता नहीं पाई जाती। ठीक है, ये अपने पास है। दूसरा हम बात करें वर्ग में, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आए अपन, अप टू डाउन चले। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि आकार बढ़ता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटती है, क्योंकि परमाणुीय आकार बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास विद्युत ऋणता में आवर्तिता। तो बुक के अकॉर्डिंग तो हमारा विद्युत ऋणता कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विद्युत ऋणता के कुछ अनुप्रयोग कराऊंगा जो हमारे पास आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है ना, बुक के बाहर का है, लेकिन पढ़ना आप लोग उसको, समझना उसको, क्योंकि काफी जगह काम आएगा वो आगे आपके लिए। ओके, तो